गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। श्रुति यादव, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने यानी कल इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, 1956, 1977, 1980 और 1991। ये 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात की और उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी कराए थे मैंने। वो क्वेश्चंस भी आपको फाइल में इंक्लूड करके दिए। श्रवण कुमार, जय हिंद। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। तो चलिए भाई, इवनिंग ही क्या, अब तो रात हो चुकी है काफी ज्यादा, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और अंधेरा भी जल्दी है भाई, बिल्कुल। तो ये नाइट का समय है, लेकिन आप जब मुलाकात करते हैं तो हमेशा गुड इवनिंग से ही करते हैं, चाहे नाइट कितनी भी हो। और जब आप क्लास कंप्लीट करते हैं तो फिर गुड नाइट कहते हैं हमेशा। चलिए भाई, फिलहाल इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं बात कुछ उसी प्रकार की करूंगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे, यानी कुछ ऐसे टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर वैसे तो आप जानते हैं ज्योग्राफी का हिस्सा होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में उनकी जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड फाइनेंशियल टॉपिक कह सकते हैं सर। और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में हम बात करते हैं। अभी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, जस्ट मिनट भाई, एक सेकंड वेट करिएगा, एक बार यस कह दीजिए। चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात, यस नहीं कह रहे आप? मेरी वॉइस वगैरह आ रही है ना आप लोगों के पास? चेक कर लूं एक बार। चलिए। क्या बात है भाई, बहुत देर हो चुकी है, अभी तक आप कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। गुड इवनिंग के अलावा भी कुछ कमेंट करिए भाई जल्दी से। ठीक है भाई, वॉइस वगैरह क्लियर है, सब कुछ बेहतर है मेरी तरफ से, कोई समस्या नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार यस कह दें तो बेहतर रहेगा भाई। तो मैं बात कर रहा था, आज की क्लास में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात करेंगे हम। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है वो देखो ध्यान से। जैसे हम बात करेंगे इसी के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा और सुना होगा कभी, एक टॉपिक होता है जिसे एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इसका सवाल बार बार आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉइस बढ़िया है, आ रही है जी, बिल्कुल ठीक है भाई, अखंड प्रताप। चलिए, तो आपने कहा एक एमएसपी के बारे में हम पढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एमएसएमई के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। एसईजेड के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। पीएसयू के अंदर महारत्न नवरत्न स्पेसिफिकली दो है, वैसे तीसरा भी है, महारत्ना और नवरत्ना पीएसयू के बारे में पढ़ते हैं।
आज की क्लास थोड़ी सी डिले हो रही है 2 मिनट, बट कोई बात नहीं, होपफुली अब सब कुछ बढ़िया और बेहतर होगा, कोई समस्या आपके पास नहीं होगी। ये कुछ टॉपिक है जैसे कि पीएसयू के बारे में, एमएसपी के बारे में बात करना, एमएसएमई के बारे में, एसईजेड के बारे में, सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करना, और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे इनके बारे में कवर करना। हम इस टॉपिक को बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस से रिलेटेड है ये। तो मैं वन बाय वन इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक बार सभी यस का कमेंट दोबारा से कर दें और शुरू करते हैं पहले पॉइंट को लेकर, यानी पहले बात करेंगे एमएसएमई को लेकर ये क्या होता है, और एमएसपी को लेकर आज की क्लास में 2-3 पॉइंट रखेंगे कम से कम। अब देखोगे ध्यान से, मेरी बात समझना, प्राइवेट और पब्लिक मिक्स में आएगा जी, बिल्कुल ये दोनों के मिक्स में आएगा सौम्यजीत। ये दोनों सरकार मिलकर पीपीपी मॉडल पर चलाती हैं, ठीक है, इसे पीपीपी कहा जाता है। अब देखो यहां मेरी बात समझना, आप लोग देखते हो कि सर हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और उन इंडस्ट्रीज को हम कई पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे छोटा होता है उस सबसे छोटे के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आप क्या कहोगे? सबसे छोटे के लिए माइक्रो करते हैं। जो उससे बड़ा रहता है उसके लिए स्मॉल करते हैं, जो उससे बड़ा रहता है उसके लिए मीडियम करते हैं, जो उससे बड़ा रहता है उसके लिए हैवी का इस्तेमाल करते हैं, और जो कंपनीज अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी होती हैं उनके लिए एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। मैं उसके बारे में भी एक एक लाइन आपको बताऊंगा, लेकिन आपने कहा जो मुख्य तौर पर है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये 3 कहलाते हैं। और बेसिक तौर पर इन तीनों के बारे में अगर पहले देखें तो ये डिवाइड स्मॉल स्केल में आते थे, फिर इनके नाम बदल दिए गए। 2006 में इनके डेवलपमेंट को लेकर एक कानून बनाया गया और ये डिफाइन, ये क्लासिफाई किया गया माइक्रो का मतलब क्या होगा। देखो हमारे देश में अब आपसे यही सवाल इंपॉर्टेंटली पूछेगा, ये 2 तरीकों से पता चलता, एक होता है इन्वेस्टमेंट जिसे हिंदी में निवेश कहते हैं, और एक होता है टर्नओवर जिसे हिंदी में कारोबार कहते हैं, मोस्टली टर्नओवर कहते हैं। हमारे देश में 2 पैरामीटर हैं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ये दोनों पैरामीटर के आधार पर तय किया जाता है कि वो कंपनी जो है वो माइक्रो कहलाएगी, स्मॉल कहलाएगी या मीडियम कहलाएगी। अब आप कहेंगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है देश के लिए, मैं आपको समझा दूं, लिखवाऊंगा फिर इसके बारे में भी। हमारे देश में लगभग 30% जीडीपी, जीडीपी मतलब पूरे देश की 1 साल की इनकम का लगभग 30% यहीं से आता है। हमारे देश में जितने कारोबार हैं लगभग 90% कारोबार, 90% एंटरप्राइजेज इसी कैटेगरी में आते हैं। यहां से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इतने सारे हैं, इनकी संख्या बताऊं अगर मैं, 90% का मतलब 6.5 करोड़, 65 मिलियन में है ये। अब ये रोजगार भी देते हैं सर, साथ में यहां पर देखो ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी जितना हमारा एक्सपोर्ट है लगभग उसका 45% एक्सपोर्ट का माल यहीं पर तैयार होता है। ये हमारे छोटे, क्योंकि छोटी कंपनी छोटे शहरों में होती हैं, ये वहां पर छोटे शहरों का रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंज लेकर आते हैं वहां पर। ये सारे बेनिफिट जब मिलते हैं तब इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। सरकार अमूमन बड़ी कंपनियों पे कम और छोटी कंपनियों पे ज्यादा फोकस क्यों करती है सर? इनकी संख्या 6.5 करोड़ है। कोई साबुन बनाने के काम में है, कोई बिस्किट बनाने के काम में है, कोई बैटरी के सेल बना रही है कंपनी, कोई मान लीजिए टूथपेस्ट बना रही है, टूथब्रश बना रही है, सारी कंपनीज हैं। और ये सारी कंपनियां क्या हैं सर? या तो माइक्रो है, स्मॉल या मीडियम है। इनका पैरामीटर हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं एक एक करके, आप ध्यान से समझना और लिखना कि सर ये किस आधार पर क्लासिफाई होंगे, किस आधार पर इनके बारे में बात होगी। देखो भाई, पूरी बात सुनना और समझना। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। मैंने कहा कोई भी एंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक या टर्नओवर 5 करोड़ तक, कोई भी एक चीज उसकी पूरी हो जाए, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक या टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक, तो उसे सूक्ष्म कहा जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है
और टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में है। याद रखना, अगर 1 से बढ़कर 10 तक और 5 से बढ़कर 50 तक है तो उसे स्मॉल कहा जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 10 से 50 के बीच में है और टर्नओवर 50 से 250 करोड़ के बीच में, तब उसे मीडियम कहा जाएगा। तो ऐसी भारत में जो भी कंपनीज हैं वो एमएसएमई के अंदर आती हैं, या तो उसको इन्वेस्टमेंट के आधार पर या फिर उनको टर्नओवर के आधार पर, कितने लोग काम कर रहे हैं इस बात के आधार पर नहीं होगा, वहां पर कितनी मशीनरी लगी है उस पर आधार पर नहीं होगा, वहां पर कितना रॉ मटेरियल कहां से आता है उस आधार पर नहीं होगा, बल्कि या तो इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर, और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वाला आपको याद करना होता है। बात इतनी तो समझ में आ गई होगी, अभी ध्यान से सुनना बात मेरी। आपने कहा ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, तो मैंने कहा हमारे देश में लगभग 2006 के अंदर एमएसएमई को डेवलप करने के लिए एक कानून पास किया गया, साथ में एमएसएमई मंत्रालय बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये सारे छोटे छोटे मंत्रालय, ये सारे छोटी छोटी कंपनीज काम करती हैं। ये हमारे देश के लोगों को रोजगार देता है, ये हमारे देश की जीडीपी में योगदान करता है। लगभग मैंने कहा जीडीपी को इंक्रीज करता है, लगभग जीडीपी में 30% का योगदान करता है। यह हमारे देश के एक्सपोर्ट में लगभग 45% का योगदान करता है। यह हमारा रीजनल डेवलपमेंट भी करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करता है, और इसमें लगभग 6.5 करोड़ कंपनीज आती हैं, जो कि कुल उद्योगों का 90% है। ये जब सब कुछ कर रहा है तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर बात समझ में आई हो तो यस कहना, लिखना ही मत बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं, समझ में ना आए तो मत लिखना भाई, समझ में आ जाए यस कह दो आप, तो लिखना शुरू करना कि क्राइटेरिया याद करेंगे पहले, किस क्राइटेरिया किस आधार पर ये याद करेंगे, और उसके बाद इससे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्यों किस किस चीज में हेल्प करता है, ये जीडीपी में करता है, एक्सपोर्ट में करता है, रोजगार में करता है, और ये हमारे रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करता है। ये रीजनल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये समानवीय विकास, समावेशी विकास लाता है। हर क्षेत्र में इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां मिल जाएंगी। सबका मुझे यस का कमेंट चाहिए और उसके बाद लिखना शुरू करना। तो पहले यस का कमेंट करें और उसके बाद लिखना शुरू करें। आज थोड़ा सा कमेंट मुझे लग रहा है स्लो आ रहे हैं आपके। एक्सक्लूसिव अलग होता है, इंक्लूसिव होता है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। समावेशी होता है सबको मिलाकर, एक्सक्लूसिव होता है किसी एक सेक्टर के अंदर। एक्सक्लूसिव होता है, चलो मैं एक लाइन में बता रहा हूं सौम्यजीत, एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सिंगल सेक्टर, इंक्लूसिव मींस ऑल सेक्टर्स, उसे कहते हैं। तो हम कहते हैं रीजनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। इसे एक बार नोट कर लें। चलिए भाई, चलिए दोस्त, एक बार डन कर दें और कमेंट कर दें।
ठीक है भाई। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ और 5 करोड़ से 50 करोड़, ये स्मॉल की क्राइटेरिया होगा। इसी तरह मीडियम रहेगा और बाकी सब रहेगा। ठीक है भाई, सभी का डन आ रहा है फर्स्ट वाला, और ये एमएसएमई के आधार पर, निवेश या कारोबार के आधार पर होगा। मैं साथ साथ हर टॉपिक की प्रैक्टिस भी कराकर चलूंगा आपको, देखेंगे भाई, और सेकेंड स्लाइड को डन करेंगे। चलिए भाई, एक बार इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस प्रकार का सवाल हमसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फाइल लगाता हूं, उसको देखिएगा ध्यान से। जैसे कि एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आधिकारिक वर्गीकरण मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम ये डिवाइड करते हैं, ये क्लासिफाई करते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया में, तो किस बेस पर किया जाता है? अखंड बताना मुझे एक बार। कहीं डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछना, कहीं सवाल आए तो आप कहोगे नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड कितने हैं, इस बात को देखा जाता होगा, तो नहीं बताया। शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कितना है, तो उस पर डिपेंड करेगा एमएसएमई। नहीं, एमएसएमई एक्सपोर्ट में हेल्प तो करेगा पर उस पर बेस नहीं होगा। नंबर ऑफ यूनिट कितनी इस्तेमाल हो रही है उस पर नहीं, ये होगा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना, एनुअल टर्नओवर कितना, उस पर डिपेंड करेगा। एमएसएमई के बारे में बताना मुझे, 3 स्टेटमेंट हैं और इनमें से कितने सही हैं? सवाल ऐसा पूछा है, 2 स्टेटमेंट सही हैं, केवल 2 नहीं है, कितनी स्टेटमेंट सही हैं? 2 स्टेटमेंट सही है, 1 स्टेटमेंट सही है, या तीनों स्टेटमेंट सही हैं? कितनी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। कितनी स्टेटमेंट सही है? देखो, इसमें अल्प पूंजी की होती है, यानी कम लागत चाहिए, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये बात आप कहोगे जी ठीक लगती है। ये एमएसएमई जो है ये गतिशील है, जो रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी सही होगा यहां पर। और ये सामाजिक आर्थिक विकास जनरेट करता है। चलिए, ऋतुराज में लिखने का टाइम दूंगा, आप सभी ने डन कहा तो मैं आगे बढ़ा था। तो आपने कहा जी एमएसएमई जो है वो आर्थिक विकास करता है, क्यों? देखो, जहां आर्थिक विकास है वह सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि छोटे शहरों में ये आता है सर। तो आपने कहा ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं नजर नहीं आती, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं, एक बड़ा योगदान ये कर रहा है। यहां 2 स्टेटमेंट है और आगे सवाल है, ये कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है, मैं दोबारा से बताऊंगा।
अभी धर्मेश हमने 2 स्लाइड लिखी है और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं उस स्लाइड के, छोटे छोटे पॉइंट लेकर चल रहा हूं मैं अभी आपके। एमएसएमई को लेकर बताना है। सूक्ष्म कंपनियां वो हैं जहां पर, माइक्रो वो हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ठीक है सर यहां, और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो टर्नओवर। ये वाली स्टेटमेंट तो सही लगेगी आपको, बताओ मुझे। लेकिन दूसरी वाली पढ़ के बताओ क्या सही है, क्या वो भी या गलत है वो। पहली वाली स्टेटमेंट तो सही लग रही है भाई, अब दूसरी वाली स्टेटमेंट पढ़ के बताओ मुझे वो सही है या गलत है। तो आपने कहा ये गलत है सर, क्योंकि मीडियम में 25 तक नहीं आता, मीडियम में 25 करोड़ की बात नहीं है, 50 करोड़ तक है। 10 से 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 50 से 250 तक टर्नओवर, ये वाली गलत है, सिर्फ एक सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है इसमें। अब आप मुझे बताइए कि इतने आसान सवाल आपको जो लग रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि आप इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ, पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। बताएं मुझे एक बार की बात समझ में आई या नहीं। तो एमएसएमई क्या करता है सर, ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, सामाजिक आर्थिक विकास भी करता है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है यानी सामाजिक आर्थिक विकास करता है। तो ये हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया है एमएसएमई के बारे में, और आपने कहा जी बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है, पहला सही और उसमें दूसरा गलत था। ये हमारे पास लगभग कुल कारोबार का 90% है। ठीक है भाई, चलो डन कर दो एक बार, अब आगे पढ़ाता हूं भाई, अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई। अब मैं आपसे कहता हूं एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं सीएसआर, उसको समझना क्या है वो, सीएसआर क्या होता है, कहीं डाउट हो क्वेरी हो पूछना भाई। देखो अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंपनी है हमारे देश की, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हमारे देश में कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं उस प्रॉफिट का क्या पे करती हैं, आप कहोगे सर सरकारी हो या प्राइवेट हो कंपनी अपने प्रॉफिट में टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, और सरकार वो टैक्स का पैसा अपने हिसाब से कहीं भी खर्च करती है। मैं आपसे कहूं एक बात बताओ कि सरकार को हम टैक्स के अलावा भी कुछ देते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो देश की, सरकार को टैक्स देती है, लेकिन उसके अलावा हमें अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक कामों में भी खर्च करना होता है। बहुत ध्यान से सुना मेरी लाइन, मैं आपको कुछ नई बातें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सामाजिक कार्यों में हर किसी को लगाना होगा, और ये कितना परसेंट लगाना होगा, कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना होगा। आप कहेंगे जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए अभी टाटा एक ट्रस्ट है हमारा, टाटा का एक कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, और उस मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में आईसीआईसीआई बैंक ने 1200 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए हैं। 1200 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक एक कैंसर हॉस्पिटल को दे रहा है फ्री में। पंजाब नेशनल बैंक ने 2 करोड़ रुपए के मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मतलब इनको क्या जरूरत है ऐसा करने की कि वो मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, व्हील चेयर बांट रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, कैंसर पेशेंट के इलाज पे खर्च कर रहे हैं। ऐसा कोई कंपनी क्यों करेगी, सरकार है ना इसके लिए। आप कहोगे सर नहीं, हमारे देश में कानून है
कंपनी एक्ट 2013 में आया था, याद रखना। उसके सेक्शन 135 में लिखा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुना करो लाइन को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सरकारी या प्राइवेट, अब बड़ी क्या होता है, जिसकी कैपिटल 500 करोड़ रुपए हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, या जिसका प्रॉफिट साल का 5 करोड़ रुपए हो। जिसकी कैपिटल 500 करोड़ हो या टर्नओवर 1000 करोड़ हो या प्रॉफिट 5 करोड़ हो, अब ऐसी कंपनी अगर कोई भी हो, सरकारी या प्राइवेट, उन सभी को अपने प्रॉफिट का 2% पैसा सोशल वर्क में लगाना होगा। इसलिए हम ये कहते हैं इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सभी कार्य सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर करते हैं। और आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहां पर अब शिक्षा व्यवस्था की बात है। जिससे टीवी पर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि विद्या बालान का ऐड आता था, जिसमें वो ये कहती थी कि निहार शांति आंवला तेल है और हर एक बॉटल की खरीद होने पर 1 रुपया लड़कियों की शिक्षा के लिए जाएगा। एक्चुअली वो इसी प्रावधान, इसी प्रोविजन का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने उसको एडवर्टाइज करके एक सिंपैथी ली, लगभग एक तरह से आप ये कह सकते हो। और उन्होंने इसको, यानी कि वो करना तो है ही ऑब्वियसली हर किसी कंपनी को, लेकिन उन्होंने उसको स्ट्रेटेजी बनाया अपने कि लोगों को हम प्रमोट करें कि हम तो ये काम करेंगे ही करेंगे और कर भी रहे हैं हम, लेकिन लोग अगर इससे इंस्पायर हो जाते हैं और साथ में वो जुड़ जाते हैं तो इस तेल की बिक्री बढ़ेगी। और वो बढ़ी थी वास्तव में, उस समय उस तेल की बिक्री में काफी वृद्धि देखी गई थी। तो अब आप कहेंगे सर इसका यह अर्थ होता है कि हर कंपनी को करना है। अब मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूं, सवाल को बड़ी गहराई से सुनना, क्योंकि आपने क्या सुना ये पता चलेगा मुझे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है, इस सवाल में क्या क्या है वो जरा समझना और पढ़कर देखना, तब आपको अंदाजा होगा कि सर ये सही है या गलत है। CSR के बारे में प्रावधान है। तो अब कहेंगे सर यहां पर ये लिखा है कि कंपनी का 1%, ये वाला तो कंफर्म है गलत है। और यहां लिखा है 2014, ये भी गलत है। मैंने आपसे क्या सिखाया और समझाया कि कंपनी के प्रॉफिट का 2% खर्च करना होगा, और कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में कोई सा सही नहीं है सर। 1 और 2 दोनों गलत है इसमें, 2014 भी गलत है और 1% का होना भी गलत है। अब बताना मुझे समझ में आ रही है बात या नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत CSR करना होता है 2% अपना, जिसकी पूंजी 500 करोड़ रुपए हो, जिसका लाभ 2 करोड़ रुपए हो, टर्नओवर 100 करोड़। अभी अभी मैंने क्या बताया, मैं सवाल करने से पहले बता रहा हूं रागिनी, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आप कहोगे सर क्या बताया आपने, दोबारा से देख लो। मैंने ये कहा आपसे कि अगर कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी को अपने प्रॉफिट का, ऐसी कोई कंपनी जिसके पूंजी 500 करोड़ रुपए हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हो, ऐसी कंपनी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसे अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक काम में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नेशनल प्रोटेक्शन के लिए, हंगर के लिए, गरीबी के लिए खर्च करना होता है। यह हर कंपनी का दायित्व है हमारे देश में। अब इसको लेकर मैं लिखवा रहा हूं आपको, मुझे चाहिए आप लोग मुझे एक बार यस का कमेंट कर दें कि बात समझ में आ गई सर हमारी। और वहां गलती ये थी कि प्रॉफिट 2 नहीं 5 होना चाहिए, टर्नओवर 100 नहीं 1000 होना चाहिए, और कैपिटल 500 करोड़ होगी, तब यह काम किया जाएगा। अब आप इसे एक बार नोट कर लें
और इसको बहुत आराम से लिख लें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट करा रहा हूं, इसीलिए आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहां लिखा है? भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसमें प्रॉफिट का 2% खर्च करना होगा, और वो काम क्या क्या है जहां खर्च कर सकते हो, आराम से नोट करिए और डन का कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, तो ये थोड़े चैलेंजेस भी हैं, चलो मैं वो भी बता देता हूं आपको। रितेश यादव जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी बता देंगे। चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। एक स्लाइड आप रख सकते हैं, उसके लिए एक पेज रख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको आगे बताऊंगा फिर। तो यहां से आपको याद करना है, 2013 के अंदर कंपनी एक्ट आया था, उसके 135 सेक्शन में है। ये भारत में पहली बार ऐसा प्रोविजन बनाया गया था। प्रॉफिट का 2% खर्च करना होगा, 500 करोड़ या इससे ज्यादा कैपिटल हो, 1000 करोड़ या इससे ज्यादा टर्नओवर हो, 5 करोड़ या इससे ज्यादा प्रॉफिट हो। कौन से काम है सीएसआर के? जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिलाओं का, बच्चों का, गरीबी और भुखमरी का, पर्यावरण से संबंध हो, या विरासत संरक्षण हो, हेरिटेज साइट हो हमारी। चलिए भाई, चलिए भाई, कैपिटल गेन टैक्स अलग होता है, वो टैक्स में बताऊंगा, अभी टैक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भाई, उससे पहले नहीं। वो थोड़ा सा इशू करेगा, वो एसेट को बेचने पर होगा। तो यहां पर एक सवाल पूछा था चैलेंजेस को लेकर कि सर यहां पर अगर हम चाहें,
हम अगर ऐड करना चाहें एमएसएमई के अंदर, सीएसआर से पहले हमने एमएसएमई को डिस्कस किया था कि एमएसएमई के अंदर हमारे क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो आप थोड़े से लिख सकते हैं, 4-5 नाम, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाई एमएसएमई, एमएसएमई के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। अब देखो, पहले सोचो ये क्या है। पहले तो ये बहुत छोटे हैं सर। अब कोई चीज छोटी हो तो उसके सामने क्या इश्यू आ सकता है, आप खुद अंदाजा लगाएं। यहां पर आप कहेंगे सर कंपनियां क्योंकि छोटी हैं और इस छोटी कंपनी होने की वजह से जो टेक्निकोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और इनकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि कम है। यहां जो प्रोडक्टिविटी है यानी जो उत्पादन क्षमता है, जो उत्पादकता है वो कम है, ये आप कह सकते हो। भाई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कम उत्पादकता है इसके अंदर। बोलिए हाँ या ना। जो उत्पादकता है जनरली वो कम है, जो इनोवेशन है वो भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी है, ये आप कह सकते हो भाई। इसमें तकनीक की कमी है। मैं ऐड कर रहा हूं एक पॉइंट को। आपने पूछा है कि ये ऐसा है तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बता सकते हैं भाई हम, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। छोटी छोटी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी का खर्चा नहीं कर पाती हैं, क्रेडिट नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास। एक्चुअल में क्रेडिट यानी पैसे की कमी है थोड़ी सी, क्योंकि इनको आसानी से लोन मिल नहीं पाता, लैक ऑफ क्रेडिट है। क्योंकि छोटी कंपनीज को लोन देने से, ऋण देने से, ऋण की यानी साख की कमी है। क्रेडिट में इश्यू आता है इनके लिए, इनके पास क्योंकि कोलेट्रल वगैरह नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है ना। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो नहीं है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। यानी अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी आप कह सकते हो। तो टेक्नोलॉजी की भी कमी है, लोन वगैरह इनको आसानी से नहीं मिल पा रहा है, ये भी इश्यू हो सकते हैं भाई इनके। या इसके अलावा एक और लिख लीजिए, कम से कम 5 तो मैन कर ही लीजिए। लैक ऑफ इनोवेशन एंड कंपटीशन है, यानी इनके पास स्किल की और इनोवेशंस की कमी है। भाई इनोवेशन भी नहीं और स्किल्स की भी कमी है, नई टेक्नोलॉजी सीख नहीं पा रहे हैं, तो नया क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं। योग्यता व नवाचार में कमी है। ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये फेस करने पड़ते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, रेगुलेटरी इशू रहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये एमएसएमई है, एमएसएमई के फीचर्स, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, इससे फायदे क्या होंगे, लेकिन साथ में आपको याद रखना है ये जिस तरह रोजगार जनरेट करते हैं उसी तरह कुछ हमारे ऑब्स्टेकल्स यानी कुछ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। तो हमने 2 चीजों के बारे में बात कर ली है आसानी से। अब हम तीसरी बात करते हैं सर। अब देखो यहां पर एक बात समझना मेरी ध्यान से, बहुत आराम से समझना। वो बात ये सर, हमारे पास एक पोर्शन रहता है जिसे हम एमएसएमई के एमएसपी कहते हैं। आप मुझे सोचकर जवाब देना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम कोई भी फसल उगाते हैं, कोई भी किसान हैं और किसान के द्वारा कोई भी फसल को बोया जाता है, तो किसान के द्वारा फसल को बोया जाना, मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन पर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल याद रखना।
तो आप कहेंगे सर किसान के द्वारा जब अब कोई भी फसल बोई जाती है और उसको बेचने जाया जाता है तो किसान के लिए एक मिनिमम कीमत का रूल बनाया गया है कि किसान को जो फसल है उसकी एक न्यूनतम कीमत रहेगी, यानी जब वो बाजार में बेचने के लिए जाएगा किसान तो उसे इससे कम कीमत नहीं मिलेगी, इस कीमत से ज्यादा मिल सकती है, इससे कम नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर ये किसान की फसल की जो न्यूनतम कीमत है इसकी जो गारंटी दी गई है इसको एमएसपी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, इस बात की जो गारंटी दी गई है उसको एमएसपी कहते हैं। और 1965 में एक संगठन बना जिसका नाम एपीसी था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और 1985 में इसी का नाम सीएसीपी कर दिया। तो बात एक ही है दोनों, पहले इसका नाम एपीसी था फिर सीएसीपी कर दिया गया। अब इसका काम क्या है, यह सिफारिश करती है सरकार को यह संस्था, और सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो सरकार की कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक मामलों की, वो कमेटी इसको पास करती है। इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है वो इसे पास करती है एंड देन इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आपने कहा जी ये हर बार रहता है, हर साल रहता है क्या? जी बिल्कुल, हर साल 2 बार, साल में 2 बार 23 फसलों का, हर साल में 23 फसलों का, कुछ फसलों का रबी में और कुछ फसलों का खरीफ में, गन्ना मिलाकर 23 फसलें हैं जो उनका यहां पर, गन्ना सहित 23 फसलें हैं जो उनका एमएसपी होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे तय किया जाएगा, मिनिमम कीमत क्या रखनी चाहिए? बहुत प्रोविजन से बात समझना। तो आप क्या कहेंगे, देखो इसका रूल ये है, जितना किसान का खर्चा आता है 1 क्विंटल गेहूं या 1 क्विंटल चावल या गन्ना या जो भी कुछ बना रहा है, वो जितना किसान का खर्चा आता है, ध्यान से सुना मेरी लाइन, हम इसका अप्रॉक्स निकालते हैं कि 1 क्विंटल गेहूं का खर्चा और प्लस करते हैं 50% मार्जिन। अगर मैं कह रहा हूं एक अंदाजा, क्योंकि हर किसान का वैसे तो अलग अलग आता है सर, फिर भी अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो किसान है हमारा, उस किसान के लिए ये रूल बनाया जाए कि मान लीजिए एग्जांपल कि 1000 रुपए खर्च आया 1 क्विंटल गेहूं उगाने का, बोने का, लगाने का, काटने का, सब करने का, टोटल खर्चा अगर 1000 रुपए आया तो उसकी लागत कितनी बननी चाहिए एमएसपी? 1500 रुपए। अगर खर्चा आता है 1200 रुपए तो कितना बनना चाहिए? 1800 बनना चाहिए कम से कम। ये एक अंदाजा रखा गया इसमें, अप्रोक्सीमेशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये लागत क्या होती है सर? देखो आपके मन में सवाल तो आएगा ना, भाई लागत क्या है, क्योंकि किसान की लागत जो है वो बहुत कम होती है। अगर देखें तो किसान के पास बीज लगाया जाता है, पेस्टिसाइड लगाई जाती हैं, फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं, यूरिया वगैरह जो होता है फर्टिलाइजर में आ जाता है, वो डाला जाता है, कीटनाशक दवाओं में आता है, या इसको काटने का, जो काटने के लिए लेबर रखी जाती है उसका खर्चा है। ये सारे खर्चे अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं बनता। तो हमारे देश में लागत का मतलब क्या है कि जितना भी खर्चा हो रहा है, जितने एक्सपेंस हो रहे हैं किसान के, वो प्लस जितने फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो अमूमन क्या होता है कि हम फैमिली मेंबर काम तो कर रहे होते हैं पर उनको कुछ मिल नहीं रहा होता, क्योंकि उनको तो फैमिली के मेंबर ही हैं, वो तो बाद में जब बिकेगा जो फायदा होगा तो सभी का, पूरे परिवार के लिए पैसा आएगा वो। लेकिन अगर वो काम फैमिली मेंबर के अलावा कोई और करता तो सैलरी लेता, मजदूरी लेता ना अपनी, जितना खर्चा हुआ वो दिख रहा है मुझे वो, और हमारी अनपेड फैमिली लेबर, जो फैमिली लेबर को हमने पे नहीं किया है, उसके हिसाब से जो बनता है वो। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं आज का, क्योंकि आखिरी टॉपिक है मेरा, एक सवाल मैं कर रहा हूं आपसे। आपने ये सुना और देखा और जाना होगा कि किसानों का आंदोलन चलता है बार बार, अमूमन हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन करते हैं। सवाल मेरा यह है, मीडिया पर आप क्या देखते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल में किसान मांग क्या करते हैं, किसानों की वास्तविक मांग
हमने सुना और देखा है कि एमएसपी को लेकर बार बार आता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस थंबनेल होते हैं एमएसपी, लेकिन एक्चुअल में एमएसपी तो है और आज से नहीं, 1965 से है। तो एक्चुअल में जब 1965 से है और चल रहा है, फिर किसान उसकी मांग क्यों करेंगे? वास्तव में किसान किसी और चीज की मांग करते हैं। वो क्या करते हैं, सुनना। ये जो फॉर्मूला है लागत को कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला में अभी क्या है कि खर्चे और फैमिली लेबर जोड़ते हैं। किसान ये चाहते हैं आने वाले समय में, फ्लोरिंग क्या है मैं बताता हूं रागनी। सीलिंग वर्ड होता है मैक्सिमम के लिए। जब किसी चीज की मैक्सिमम की रेट डिसाइड होती है, जैसे एमआरपी होता है, आप मान लीजिए कोई पार्ले जी बिस्किट लेने का एमआरपी है ये 5 रुपए, उससे ज्यादा का नहीं दे सकता। सीलिंग मैक्सिमम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, फ्लोर मिनिमम के लिए, जैसे एमएसपी का मिनिमम का रूल होता है। अब आप कहेंगे सर, अब यहां किसान जो मांग कर रहे हैं ना, वास्तव में जो टीवी पे बहुत कम दिखाया जाता है, वो मांग कर रहे हैं। हमारी एक कमीशन बना था जिसके एमएस स्वामीनाथन अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004 में। उन्होंने सिफारिश की थी कि किसानों के एमएसपी की जो लागत है उसके अंदर उनकी जमीन का किराया भी जुड़ना चाहिए। भाई अब इतनी जमीन इस्तेमाल की, जमीन अगर वो कहीं किराए पर देते कुछ कमाने के लिए तो वो भी मिलता या नहीं, तो उनकी जमीन का किराया भी जोड़ना चाहिए, अंदाजा मतलब अप्रोक्स में। और जितना वो मशीन वगैरह खरीदने पर खर्च करते हैं, जो फिक्स्ड एसेट पे खर्च करते हैं, उसका इंटरेस्ट भी जोड़ना चाहिए। तो किसान जो हैं वो एक्चुअल में चाहते हैं, जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी चलता है उसे कहते हैं A2+FL। और किसान चाहते हैं कि नहीं, हमारी लागत जुड़े किसके, C2 फॉर्मूले से। अब क्योंकि लागत ज्यादा नजर आएगी तो एमएसपी भी अपने आप बढ़ जाएगा। बोलो हाँ। और ये सिफारिश 2004 की है, 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। एमएस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति भी लेकर आए थे, अभी कहीं नहीं मिलेगा भाई, मेरी करंट अफेयर बंद हुई गई, अभी कराऊंगा मैं आगे। तो आप कहेंगे सर ये है वास्तविक मुद्दा जो कि अमूमन बताया भी नहीं जाता हमें, कि C2 क्या है, A2 क्या है, A2+FL क्या है, और ये आयोग क्या है, इसके बारे में रेयरली बात होती है। समझ रहे हैं भाई? तो किसान चाहते हैं ये फॉर्मूला लागू और इसको कानूनी दिया जाए। अभी ना तो संविधान में एमएसपी का प्रावधान है, ना कोई एक्ट में आता है, तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है एमएसपी वाली बात। अब आपको अच्छा समझ में आया होगा। वो मैं आपको आगे कराऊंगा रितेश, वो आपको आगे कराऊंगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट करने के, अभी ये चलेगा टॉपिक तो वो आगे आएगा अपने आप। ठीक है, पहले बताओ मुझे, बताओ कौन सी वो क्लास है अमरजीत गोयल, वो एक क्लास बताओ कौन सी है भाई। अगर कुछ मिस हुआ है तो बता दो मुझे। तो अब इसको पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो, बाद में सवाल करना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, वैसे तो तीनों दी है मैंने, फिर भी अगर रह गई तो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा भाई। पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
बहुत बढ़िया, एफआरपी। चलिए मैं दो देख लेता हूं, क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, कोई रह गया है तो। देखो, किसान का जो न्यूनतम कीमत जब गन्ने के केस में आती है तब उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एफआरपी। एफआरपी वही है जो एमएसपी है, बस गन्ने के केस में इसका नाम बदल जाता है और बाकी के केसेस में इसका नाम बदल जाता है। चलिए भाई, इसी को एफआरपी कहते हैं। मैं भी सारा बताऊंगा, सौम्यजीत दास मंडी वगैरह में होगा या नहीं। वैसे एपीएमसी कहते हैं, मंडी वगैरह में स्टेट टू स्टेट होता, हर स्टेट में अलग होगा। एमएसपी फिक्स होगा, मंडी हर स्टेट में अलग होगी, एपीएमसी अलग होगा हमेशा। तो आपने कहा जी 23 फसलें हैं गन्ने मिलाकर, उसके लिए होता है न्यूनतम कीमत होती है ये, और इसको एमएसपी को सीएसीपी करता है। सीएसीपी का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी करता है। अच्छा, याद रखेंगे। अब मैंने आपको बताया सीएसीपी कब बना था एंड देन क्या हुआ इसमें। ठीक है भाई, बात समझना ध्यान से, बिल्कुल आराम से बात समझना, डन करना इस बात को कि एमएसपी की रिकमेंडेशन कौन करता है। अब देखो भाई, तो याद रखो सीएसीपी एक दिल्ली के अंदर ऑफिस है। सीएसीपी 1965 में बना था एपीसी के नाम से, और उसी का नाम बदलकर बाद में सीएसीपी किया गया था। मैंने आपको जो सारी बात बताई है, बिल्कुल एक एक बात याद रखनी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस नाम से हुई थी? क्या बताया मैंने आपको? तो एपीसी का नाम 1985 में सीएसीपी कर दिया गया। ये तो बताया ना भाई मैंने आपको। और फिर गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको पास किया जाएगा। 1965 में शुरुआत हुई, लेकिन एमएसपी जो है इज नॉन स्टैट्यूटरी, क्योंकि देखो इसके बारे में कोई भी स्टैट्यूटरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ना तो इसके बारे में कोई कानून पास किया सरकार ने और ना ही संविधान में कोई चेंज किया। यह बात ध्यान रखनी है। ये आपके पास एमएसपी जो है गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक है। ना तो इसका कोई कानून लाया गया था और ना ही संविधान में, मैंने कहा। तो लगभग 1965 से ही यह प्रोविजन चल रहा है। बहुत आराम से बात समझना।
जो बोला मैंने वो सारा कुछ लिखा है। भारत सरकार द्वारा मंजूर। वैसे भारत सरकार में कौन, तो मैं आपको बता दूं भारत सरकार में क्या कहा मैंने। भारत सरकार में एक कमेटी होती है, इसे कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी इकोनॉमिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो होती है भारत सरकार में, वो पास करती है इसे। इसके द्वारा पास किया जाता है। चलिए दोस्त, एक आखिरी बात और। अब सबका सवाल होगा सर कैसे डिसाइड होगा। देखो भाई, एक लास्ट बात है। तो मैंने आपसे कहा था एमएसपी कितना होता है। हमेशा याद रखो एमएसपी जो होगा वो लागत का, जितनी भी लागत है उतना प्लस 50% मार्जिन। यही बताया ना भाई मैंने आपको, लागत का 50%, यही तो बोला ना आपसे। अब बताओ, अब लागत क्या है सर। देखो लागत में एक फॉर्मूला है जिसे A2 कहते हैं। A2 का मतलब है जितने भी खर्च किए गए वो सारे। नगद व वस्तु के रूप में खर्च। भाई आपने किसी से काम करवाया और बदले में पैसा नहीं बल्कि सामान दिया, तो जितना भी नगद या वस्तु के रूप में खर्च हुआ वो सारा A2 कहलाता। पहले इसके ऊपर चलता था। आजकल जो चलता है वो क्या है, A2 प्लस FL। इसका मतलब क्या हुआ, A2 तो है ही, A2 तो है ही प्लस अनपेड फैमिली लेबर, मतलब वो खर्चे तो हैं ही, या लिख दूं पूरा ही। इसका मतलब जो A2 में है एक्सपेंस इन कैश इन काइंड, वो तो है ही, जो खर्चे हैं वो प्लस अनपेड फैमिली लेबर, जो फैमिली के लोगों ने काम किया है उसको भी ऐड कर रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला फिलहाल इंडिया में यूज होता है, लेकिन अब किसान क्या चाहते हैं, C2 क्या है, ये खर्चे तो आएंगे ही आएंगे उसमें,
मैं पूरा कंप्लीट करके लिख रहा हूं भाई इसे। अनपेड फैमिली लेबर भी आएगा इसमें। अब दो और चीजें बताओ क्या जोड़ने को कहा है। प्लस कहा है कि जो जमीन है उसका किराया जोड़ो, और जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट यूज हो रही है उसका ब्याज जोड़ो। तो इस तरह से मिलाकर आपको ऐड करना है। अब जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो एमएसपी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल भारत में A2+FL यूज हो रहा है, लेकिन अब किसान चाहते हैं C2 फॉर्मूला यूज हो। यह C2 फॉर्मूला मैंने बताया किसने रिकमेंड करा था? MS स्वामीनाथन कमेटी ने, जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बना था। C2 की सिफारिश राष्ट्रीय किसान आयोग ने की थी, जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। और आप जानते हैं कि MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के फादर भी हैं, और MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी मिला है। करेंट डेटा भी बता देंगे चलो। तो C2 की सिफारिश किसान आयोग ने की थी। C2 रिकमेंडेड बाय नेशनल फार्मर्स कमीशन विच हेडेड बाय MS स्वामीनाथन। अब बताओ मुझे मजा आया या नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं? सिर्फ तीन ही पढ़ा है मैंने, MSME, CSR और MSP, सिर्फ तीन पढ़ा है आज। तीन कल पढ़ाऊंगा, तीन परसों पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को करेंगे, और आप हर एक सवाल का जवाब मुझे देते रहेंगे भाई। चलिए भाई, चलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।